हेलो दोस्तों, मैं नदीम खान और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज से हम हर एक वनडे एग्जाम के लिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहला वीडियो मैं ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप ये सारे वीडियोस को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं आज के अपने टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे। अगर हम इस आंतरिक संरचना को समझने की कोशिश करें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, तो एंशिएंट टाइम से बहुत सारे भूगर्भ शास्त्रियों के मन में ये सवाल रहा है कि आखिर पृथ्वी के अंदर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कैसी। पहले तो आप ये जानते हैं जो हमारा पृथ्वी है ये हमारे सौर मंडल का तीसरा ग्रह है, ठीक है। बुध शुक्र पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह है और ये हमारे जो पृथ्वी है ये सूर्य का ही एक भाग है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ऐसे पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो उन सारी चीज़ों को समझना हमारे एंशिएंट टाइम से भूगर्भ शास्त्रियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। तो जो नॉलेज हम कलेक्ट कर पाए हैं, जितना फैक्ट कलेक्ट कर पाए आपके लिए, वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और थ्रू द कॉन्सेप्ट। तो जनरली हम सिर्फ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इस टॉपिक से जिस भूगर्भ शास्त्रियों के बारे में क्वेश्चन होते हैं वो मेनली सिर्फ दो के लिए होते हैं। एक तो एडवर्ड स्वेस साहब हैं जिन्होंने इस इट मीन्स पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। पहले सियाल, दूसरा सीमा और तीसरा नीफे। किसने किया? एडवर्ड स्वेस ने। एडवर्ड स्वेस, ये नाम याद रखिएगा, एडवर्ड स्वेस साहब ने ये इसको तीन भाग में डिवाइड किया था। एक तो सियाल, सीमा और नीफे के रूप में जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसे। अब सियाल का मतलब ये होता है सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। इट मीन्स जो ऊपरी परत होती है उसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, उसके नीचे जो परत होगी उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, और तीसरा उसके नीचे जो परत होगी उसमें निकिल और फेरस की अधिकता होती है। इस आधार पे एडवर्ड स्वेस साहब ने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना उसको डिवाइड करने की कोशिश की थी। ये तो एडवर्ड स्वेस साहब के तहत ये बातें कही गई थी। दूसरी जो बातें कही गई वो है ग्रांट साहब। ग्रांट साहब ने पृथ्वी को तीन परतों में डिवाइड किया। जैसे आप देख रहे हैं, पहली परत को इन्होंने भूपपटी इट मीन्स क्रस्ट के नाम से कहा। पहली जो आपका लेयर है उसे भूपपटी इट मीन्स क्रस्ट के नाम से संबोधित किया। दूसरी जो लेयर है इन्होंने आवरण इट मीन्स मेंटल, दूसरे लेयर को इन्होंने मेंटल का नाम दिया। और तीसरा जो लेयर है आपका वो केंद्रीय भाग कहते हैं, या तो आप इसे कोर भी कहते हैं, ठीक है, तीसरे भाग को। अब ये तीन भाग में ग्रांट साहब ने डिवाइडेड किया। तो कभी कभी इन भूगर्भ शास्त्रियों से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। तो जनरली इस टॉपिक से दो ही भूगर्भ शास्त्रियों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो एडवर्ड स्वेस साहब से या तो ग्रांट साहब से। तो दोनों का आप ये थॉट याद रखेंगे, ज़्यादा बेस्ट होगा। अब समझते हैं इसकी थीम को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है और इसके अंदर तीन परतें हैं। इन दोनों भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार तीन परतें हैं, ठीक है। तो हमने एक लोकेशन लिया, ये एक पार्ट लिया, इसी को डिफाइन करने की कोशिश की है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब डिटेल में इसको समझते हैं कि क्या क्या है। आखिर ये जो जानकारी मिलती हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, ये कहाँ से मिलती है? कुछ तो स्रोत होंगे जिससे हमें ये सारी जानकारी मिलती है। तो जनरली हमने तो यहाँ पे जो स्रोत होते हैं इसकी आंतरिक संरचना को जानने के लिए पृथ्वी की, वो मेनली 5 होते हैं, 5 तरीके से। पहला होता है जो वो आपका तापमान, दूसरा है दाब, तीसरा है घनत्व, चौथा है ज्वालामुखी, पांचवा है भूकंप। 5 मेन रूप से यही चीजें होती हैं जिनसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है उसे समझ सकते हैं। तो कभी कभी इससे भी ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि सबसे ज्यादा प्रामाणिक
पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए कौन सा स्रोत ज़्यादा महत्व रखता है या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा वो है भूकंप। भूकंप इट मीन्स जो भूकंप के तहत जो तरंगे निकलती हैं उससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो इससे भी कभी कभी इसके स्रोत से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम एक एक के आधार पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने ये समझा, अब हम इसे समझते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम तापमान की बात करें यहाँ पे, जैसे पहले तो आप लेयर्स को देख लीजिए, लेयर्स समझ लीजिए। ये आपका पहला लेयर्स है क्रस्ट का, जिसे आप क्रस्ट कहते हैं या सियाल भी कहते हैं। दूसरा ये लेयर है आपका आवरण मेंटल का, इसे आप मेंटल भी कहते हैं या तो आप इसे सीमा के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो लेयर है आपका वो केंद्रीय भाग, इट मीन्स कोर, जिसे आप क्या कहते हैं, निफे भी कहते हैं, क्योंकि इसमें निकिल और फेरस की अधिकता पाई जाती है। तो जनरली इसमें आप देखेंगे समझेंगे तो इसमें भी क्रस्ट में दो लेयर होती है, ये बाहरी आवरण है और ये आंतरिक। तो इसके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है जिसको असंबद्धता कहते हैं। इसका नाम दिया गया है कोर्नाड असंबद्धता। ठीक है, कोर्नाड असंबद्धता के नाम से इसे जानते हैं हम। दूसरा जो होता है लेयर वो इस आंतरिक क्रस्ट और बाह्य आवरण के बीच में जो ये असंबद्धता बनती है इसे मोहो असंबद्धता कहते हैं। कभी इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए इस टॉपिक को भी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपको। तो ये दूसरा जो होता है क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो लेयर होती है उसे मोहो असंबद्धता कहते हैं। तीसरा अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो लेयर होती है इसे रेपटी असंबद्धता के नाम से जानते हैं। चौथा, ये मेंटल और कोर के बीच में जो असंबद्धता बनती है, डिसकंटिन्यूटी बनती है, उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं या डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और ये बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में जो संबद्धता बनती है उसे लेहमन असंबद्धता कहते हैं। तो ये सारे असंबद्धता से भी क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी इसकी रेंज से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब रेंज कितना है ये समझते हैं। तो जो क्रस्ट का रेंज माना जाता है जनरली वो 34 से 100 किलोमीटर, इट मीन 34 से लेकर 100 किलोमीटर तक का इसका रेंज कहा जाता है क्रस्ट का आपका। दूसरा जो रेंज होता है मेंटल का वो लगभग आपका 2900 किलोमीटर के आसपास होता है। तीसरा अगर कोर की बात करें 6370 किलोमीटर तक का ये रेंज होता है। इट मीन्स अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर 6370 तक ये पृथ्वी की त्रिज्या भी कहलाती है। ये पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक 6370 किलोमीटर का जो रेंज है इसे हम पृथ्वी की त्रिज्या भी कहते हैं। तो ये सारा रेंज भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके कुछ और भाग पे हम डिस्कशन करते हैं। हम समझते हैं इन स्रोतों के आधार पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। अब इन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा वो है तापमान। अगर हम तापमान की बात करें तो जो तापमान है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे जैसे इंटर करेंगे, जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे इसका तापमान इंक्रीज होता जाता है, इट मीन्स बढ़ता ही जाता है। तो ये कितना बढ़ता है, इट मीन्स जो एवरेज है वो हर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाता है। कभी इससे क्वेश्चन तापमान से भी पूछ लेते हैं। तो तापमान पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाते जाते जैसे जैसे आंतरिक भाग में हम जाते हैं तो हर एक 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। लेकिन अगर बात करें कि अगर ऐसे ही कंटिन्यू बना रहा तो क्या होगा कि सेंटर पे जाने पे, इट मींस केंद्रीय भाग पे पहुंचने पे तापमान पृथ्वी की बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जनरली ये कंटिन्यू नहीं बना रहता है, जैसे जैसे आगे हम पहुंचते हैं तो ये तापमान कम भी होता है, कम इंक्रीज करता है कहीं पे। जैसे कि जनरली हम मान लेते हैं कि 100 मीटर पे 100 मीटर पे लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान का इंक्रीजमेंट हो जाता है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका बढ़ जाता है। तो ये तापमान को लेकर था। अब दूसरा अगर हम स्रोत की बात करें जो आपका दाब है, तो दाब को जब समझेंगे इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे ऊपर जो होता है आप देख रहे हैं जो दाब ऊपर जो होता है उससे कंपैरिजन में ज़्यादा घना चीज़ें नीचे होती हैं, इसलिए नीचे जैसे जैसे पृथ्वी के सेंटर में आप जाएंगे वैसे वैसे दबाव
पृथ्वी का जो दबाव है ना वो बढ़ता ही जाएगा। तो सिंपल से इससे क्वेश्चन होता है कि पृथ्वी का दाब जो है आंतरिक भाग की तरफ जाते जाते इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, मतलब घटता है या बढ़ता है। तो सीधी सी बात है कि आप दाब जो होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने से दाब बढ़ता है, इंक्रीज करता है। तो ये दाब का सिंपल सा सेंस था। और अगर हम घनत्व की बात करें तो घनत्व से कभी कभी इसके जो लेयर्स है, जो इसका भाग है, उससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मैंने डिटेल में घनत्व को बताया। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले जब क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट का जो भाग है इसका जो घनत्व होता है वो लगभग 2.7 ग्राम पर घन सेंटीमीटर से लेकर लगभग 3 ग्राम घन सेंटीमीटर तक होता है इसका जो इसका घनत्व होता है क्रस्ट का। अगर मेंटल की हम बात करें, जो मेंटल है इट मीन्स जो आवरण का भाग है, इसका जो घनत्व होता है वो 3.5 ग्राम से लेकर 3.5 ग्राम घन सेंटीमीटर से लेकर 5.5 ग्राम इट मीन्स 3.5 ग्राम घन सेंटीमीटर से लेकर 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर तक इसका घनत्व होता है आपका मेंटल का। अगर थर्ड पार्ट की हम बात करें, जैसे आप जाएंगे सेंटर में इट मीन्स केंद्रीय भाग पे, तो इसका जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा होता है। इट मीन्स लगभग 13 ग्राम घन सेंटीमीटर तक इसका घनत्व हो जाता है। तो जनरली हम देख रहे हैं कि ऊपर का घनत्व तो 2.7 तक है, 2.7 ग्राम घन सेंटीमीटर तक है, लेकिन नीचे का अगर आप देख रहे हैं तो 13 ग्राम घन सेंटीमीटर तक चला जा रहा है। तो ये अगर कभी कभी औसत घनत्व की बात होती है कि औसत घनत्व कितना होगा, तो औसत घनत्व जो होता है हमारा वो होता है लगभग 5.5%, 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है प्रति घन सेंटीमीटर। ये घनत्व होता है। औसत घनत्व पूरी की पृथ्वी की आंतरिक भाग की औसत घनत्व की बात करें तो वो होता है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के आसपास होता है। तो ये घनत्व की बात थी। ज्वालामुखी से क्वेश्चन जो होते हैं, ये ज्वालामुखी जो होता है वो जनरली आपका ये मेंटल के भाग से निकलता है जिसे आप लावा के रूप में जानते हैं। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन मेनली जो क्वेश्चन बनता है आपका भूकंप। भूकंप से बहुत सारी जानकारियां हमें मिलती हैं, किससे? इसके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए। और भूकंप से हमें सबसे ज़्यादा सटीक जानकारी मिलती है। इसीलिए इन सभी स्रोतों में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो स्रोत है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए वो भूकंप ही है। तो ये तो हमने स्रोत पे डिस्कशन किया। अब जो रह जाता है इस टॉपिक में बचा हुआ वो है बस ये कि आप देखेंगे ये भाग की कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इसके भू प्रॉपर्टी पे, इट मींस क्रस्ट पे किन तत्वों की अधिकता पाई जाती है। कभी कभी इससे भी ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं, किन तत्वों की अधिकता पाई जाती है। तो जनरली कुछ बच्चे होते हैं कि ऑक्सीजन को टिक करते हैं, नाइट्रोजन को टिक करते हैं। तो वो जो नाइट्रोजन है वो आपका वायुमंडल में नाइट्रोजन की अधिकता सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन अगर भू प्रॉपर्टी की बात की जाए, इट मीन्स क्रस्ट की बात की जाए, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अधिकता पाई जाती है वो ऑक्सीजन की पाई जाती है जो 46.80% समथिंग होता है। ठीक है, ये आपके क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो अधिकता पाई जाती है वो ऑक्सीजन की पाई जाती है जो होता है 46.80% होता है। और इसके बाद जो सेकेंड नंबर आता है वो सिलिकॉन की आती है। आपने देखा है कि इसे हम सियाल भी कहते हैं एडवर्ड स्वेट साहब के अनुसार। तो इसलिए यहाँ सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा सेकेंड नंबर पे जो पाया जाता है तत्व वो है सियाल, सिलिकॉन पाया जाता है जो 27.72% पाया जाता है। इसके बाद होता है एल्युमिनियम जो 8.13% समथिंग पाया जाता है। तो ये भू प्रॉपर्टी पे पाए जाने वाले प्रमुख तत्व है जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन आपका रह जाता है, कभी कभी इसके रोल से भी क्वेश्चन आ जाता है, मतलब इसकी भूमिका कितनी है। जो क्रस्ट है ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना में सिर्फ 0.5% का रोल निभाता है। कितना? सिर्फ 0.5% का रोल निभाता है, क्रस्ट का रोल होता है। और अगर हम बात करें मेंटल का, तो ये मेंटल सबसे बड़ा भाग होता है आपका, लगभग
83% इसका भाग होता है मेंटल का आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, और जो बचता है कोर, उसका भाग होता है 16.5% लगभग कोर का भाग होता है आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। तो इस तरह हमने हर एक टॉपिक को समझने की कोशिश की कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे। मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी ऑब्जेक्टिव ऐसा होगा जो इन सारे टॉपिक से बच के चला जाएगा। अगर इस टॉपिक से कोई भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं तो आपके जरूर वो सॉल्व हो जाएंगे। आप खुद भी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, और बहुत अच्छा लगेगा आपको, और बहुत इजी वे में आप उसे सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं आपके हर प्रॉब्लम का जरूर जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, और लास्ट तक आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, और हमारे सारे आने वाले फर्दर वीडियो लेक्चर को देखते रहें। आपका उम्मीद करता हूं कि आपका जो टारगेट है जिस भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की, आप ज़रूर क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हुए जा रहा हूं कि अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।